नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 3 लगाने वाले हैं। ओके। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं लगाए तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। और ज़्यादा टाइम नहीं है अब आपके पास। ओके। तो इसमें कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग तीनों ही चीज़ें हम देखेंगे। और रही बात पैसेज और जीके की, तो जीके का ऐसा है कि ल्यूसेंट आपके पढ़ी है, इनफ है, मिसलेनियस पढ़ लीजिएगा उसमें से। और पैसेज का ऐसा है, पैसेज जितने भी अभी तक आए हुए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा आसानी से, जो है आप नंबर ला दोगे पैसेज में से, फुल में से फुल। ओके। देखिए, अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने पहला मॉक टेस्ट जब डाला था तो उसमें मैंने ये करवाया था। ठीक है। तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इसमें कंपाइलर भी तो हो सकता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्यों? तो मॉक टेस्ट 2 अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि मुझे इस पे कमेंट आ रहे थे ज़्यादा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम निर्देश का अनुवाद मशीन भाषा में कर देता है उसे कहते हैं। ये वाली लाइन समझिए आप। एक बार में एक प्रोग्राम निर्देश, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक बार में एक प्रोग्राम निर्देश को ही मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो ये कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है, याद रखना है। यानी एक प्रोग्राम है, उसमें जो एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको एक बार में ही बस जो है मशीन भाषा में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? जितना भी पूरा प्रोग्राम होता है, जितने भी उसमें इंस्ट्रक्शन रहते हैं, वो एक बार में ही पूरे कर देता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये अंतर होता है। तो आई होप आप आपको समझ में आ गया होगा। कंपाइल क्या करता है? कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को ही मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, या आप कहा जाए कि जो प्रोग्राम में पूरे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको, पूरे इंटायर इंस्ट्रक्शन को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक ही टाइम में एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को जो है वो मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन समझने वाली भी थी। तो अब आपसे आगे पूछा जाए तो याद रखना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है। ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें अगला प्रश्न देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया है, ENIAC। इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है यहाँ पर वैन न्यूमन, जोसेफ एम जैकवर्ड, या बात की जाए जे क्रिस्पर एक्कर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मकलो, या प्रॉस्पर मोकले। नाम थोड़े अजीब हैं, साइंटिस्ट के फॉरेनर नाम होते हैं तो अजीब ही रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इनके द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। तो याद रखना है। ओके। तो इसमें आपको जनरेशन पढ़नी पड़ेगी, जो भी जनरेशन है कंप्यूटर की, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर पूछी गई हैं, तो ये सब आप जो है पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। MS वर्ड 2007 डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से जो है इसमें जो है इसका फॉर्मेशन होता है, एक्सटेंशन होता है कहा जाए। तो ऑप्शन है यहाँ पर .docx.wpf.txt या डॉट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, तब .docx के द्वारा जो है ये डिफ़ॉल्ट जो है MS वर्ड का डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट आप सेव करते हो तो इसी रूप में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए, ये कोई ये MS वर्ड 2007 से 2013 तक। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये वाली। ठीक है। तो .docx, तो ये दोनों ही चीज़ें, यहाँ डॉट लगाओ या वे स्टार डॉट, तो जो फाइल का नाम रहता है यहाँ पर स्टार आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। तो ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 के इंसर्ट रिबन का कौन सा विकल्प नहीं होता? इंसर्ट रिबन होती है यहाँ पर, ये पूरी एक आपको बताऊंगा कहाँ पर होती है। सेव, क्लिपार्ट, पेज नंबर्स या थ्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रेशर। ये जो है इसमें नहीं रहती है, मेल मर्जिंग में होती है दरअसल। आप देख सकते हो यहाँ पर थ्रेशर जो है अलग ही चीज़ रिव्यू में होती है, दरअसल रिव्यू में होती है वो थ्रेशर। देखिए यहाँ पर जो है इंसर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर इंसर्ट रिबन का हमें पूछा गया था। तो इंसर्ट रिबन में आप देखिए यहाँ पर ये कवर पेज, ब्लैंक, ये पेजेज हैं।
टेबल है, इलिस्ट्रेशन है, लिंक है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल है। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर इंसर्ट के अंतर्गत देखने को मिलती है। वहीं आपको ये थ्रेशर जो है ये रिव्यू के अंदर देखने को मिलती है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्पेलिंग, ग्रामर, रिसर्च, ये सब जो है आपको प्रूफिंग के अंदर देखने को मिलती है। तो आप दोनों ही याद रखना। रिव्यू के अंदर जो है प्रूफिंग होती है, उसके अंतर्गत जो है ये देखने को मिलती है। तो याद रखना है, वर्ड काउंट वगैरह ये सब चीज़ें आप देखने को मिलती हैं उसी में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक निम्बल बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक निम्बल बराबर कई बार पूछा गया है 4 बिट्स होता है, याद रखना है 4 बिट्स। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए देखिए बिट तो होती है, आपको पता है सिंगल जो 0 या 1 इस फॉर्म में रहती है, जिसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, बाइनरी नंबर। तो निम्बल, एक निबल बराबर होता है यहाँ पर, एक निबल बराबर 4 बिट्स, ठीक है। बाइट या ऑक्टेट, अगर आपको बाइट ना लिखा मिले, ऑक्टेट भी लिखा मिल सकता है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। ऑक्टेट मतलब का ही होता है, वो बाइट होता है। तो ये 8 बिट्स के बराबर होता है। किलो बाइट्स आपसे पूछ लिया जाए के बी, तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। एम बी पूछ लिया जाए तो 1 MB बराबर होता है 1024 किलो बाइट। गीगाबाइट की बात की जाए तो 1024 मेगाबाइट। टेराबाइट की बात की जाए तो 1024। बाकी सब में देखिए 1024 1024 1024 सब में लगा हुआ है। ऑटोबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट। तो इन सब इतना आप याद रखने ना, यहाँ तक कि आपको ये पूरी जो जितनी भी मेमोरी है, इनकी स्टोरेज है, वो सब याद रख लेना। ये यूनिट हो जाती है, ये एब्रिविएशन दिया हुआ है GB KB AB, तो इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है कि इसमें से कौन सी यूनिट बड़ी है, ठीक है। तो निम्बल बिट सबसे छोटी होती है, बिट, फिर उसके बाद बड़ी होती है से निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर GB, टेरा, TB, पेटा, एक्जा, जेटा और योटा। योटा सबसे बड़ी रहती है। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट कुंजी संयोजन दोहरे स्थान का वाली पंक्तियों प्रदान करता है। ऑप्शन है यहाँ पर दोहरे स्पेस लाइन, मतलब यहाँ पर दोहरे स्पेस लाइन पूछी गई है। ये आप शायद हिंदी में समझ ना पा रहे हो, दोहरे स्थान वाली पंक्ति, तो दोहरे स्थान। ऑप्शन है यहाँ पर कंट्रोल प्लस ट्रैक, कंट्रोल प्लस स्पेस, अल्ट प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस 2 का जो है यूज होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाली, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक कंट्रोल प्लस 1 का और एक कंट्रोल प्लस 2 का। दोनों ही क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ये दरअसल CPCT के एग्जाम में। तो कंट्रोल 1 जो रहता है वो सिंगल स्पेस लाइन के लिए यूज होता है। वहीं हम बात करें कंट्रोल प्लस 2 है, ये डबल लाइन स्पेस के लिए होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सिंगल लाइन और ये डबल लाइन के लिए। कंट्रोल प्लस 5 1.5 लाइन स्पेस इनके लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। बाकी टोगल्स वगैरह ये सब चीज़ें, इंक्रीज फॉइंट इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला साइन होता है, इक्वल टू का बड़ा वाला साइन, ये छोटा वाला साइन होता है, डिक्रीज करना है। तो ये शॉर्टकट की है, इन सबको याद रखना है। जैसे बोल्ड करना है आपको फॉन्ट को, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को तो कंट्रोल प्लस B, इटैलिक में कंट्रोल प्लस I, अंडरलाइन करना है कंट्रोल प्लस U। यहाँ पर बात कीजिए कंट्रोल प्लस T, स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस R, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ, राइट करना है राइट की तरफ, कंट्रोल प्लस R, E सेंटर के लिए, X कट के लिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी, कंट्रोल प्लस V पेस्ट, कंट्रोल प्लस Z अंडो, कंट्रोल प्लस Y रिडो, कंट्रोल प्लस A ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस न्यू क्रिएट नोट या डॉक्यूमेंट, ठीक है, फाइल। तो इन सबको आपको याद रखना है, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नया कुछ भी नहीं रहता। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय बस क्या होती है। PCI, ISA, MCA या PCMCIA। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है आपको यही यूज में देखने को मिलेगी। आपको बस पता नहीं रहता कि जैसे कि एक USB केबल आप कनेक्ट कर रहे हो, वो PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड ही होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, मॉडेम हो गया, कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ये सब क्या है इसी के अंतर्गत आती है, जो सर्वाधिक आपको देखने को यूज मिलती है। तो ये क्या होती है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, और कहाँ कहाँ किस किस में यूज होती है, तो इसके एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, 1991 में शुरू किया गया फिनलैंड विश्वविद्यालय में लिनक्स
टॉरवॉल्ड्स द्वारा कौन सा ओपन सोर्स प्रोग्राम बनाया गया था? तो ओपन सोर्स प्रोग्राम बनाया गया था लिनक्स। देखिए लिनक्स का तो लिनक्स ही याद रखना है, लिनक्स है तो लिनक्स याद रखना है। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये ओपन सोर्स प्रोग्राम नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो याद रखना है। CPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑप्शन है यहाँ पर कैरेक्टर पर सिस्टम, कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर स्केन, कैरेक्टर पर स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कैरेक्टर पर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर स्विच में किस संचार मोड का उपयोग किया जाता है? तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, इससे पहले का देखा होगा, तो मैंने डुप्लेक्स के बारे में बताया था आपको, संचार मोड, हाल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब जो है आपको बताया था। देखिए फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, जिसे अर्ध डुप्लेक्स भी बोलते हैं, ट्राई डुप्लेक्स बोलते हैं, और या ट्रांसिंग अस्थायी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा फुल डुप्लेक्स। स्विच में किस संचार मोड का उपयोग किया जाता है? तो ये फुल डुप्लेक्स का होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, सिंपल, हाफ और फुल, इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्या होता है? सिंपल आपको सीधा एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कोई भी कम्युनिकेट नहीं करता है। जैसे आपका हो गया रेडियो, यहाँ पर आप देख सकते हो रेडियो, कीबोर्ड, मॉनिटर, इनसे आपको सिग्नल नहीं आ सकता, आप इसमें सिग्नल भेज सकते हो। तो ये क्या होता है? हमारा सिंप्लेक्स होता है, मतलब एक ही तरफ जाने वाला। ठीक है, ये डिवाइस कैन ओनली सेंड डाटा बट कैन नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये क्या है? डेटा को सेंड कर सकता है पर ये रिसीव नहीं कर सकता है। इट कैन ओनली रिसीव डेटा बट कैन नॉट सेंड, यानी जो रिसीव कर सकता है वो सेंड नहीं कर सकता है। ये लो परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, मोड्स होते हैं। कम्युनिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल होते हैं ये। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में। ओके, तो इनके एग्जाम्पल देखिए, रेडियो, कीबोर्ड, मॉनिटर। हाफ डुप्लेक्स में मतलब एट ए टाइम एक ही जाएगा। अगर इस तरफ से सिग्नल भेजा है तो इस तरफ से नहीं आएगा, फिर अगर इस तरफ से भेजा है तो इस तरफ से नहीं आएगा। देखिए, बोथ द डिवाइस कैन सेंड रिसीव डेटा बट एट ए टाइम, यानी दोनों डिवाइस जो है वो जो सेंड किया गया है वो रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन एक ही टाइम पे। ऐसा नहीं है कि इधर से भेज रहा है तो ये इधर से भी इधर से भेज देगा, तो ये नहीं होता। ये हमें हाफ डुप्लेक्स में देखने को मिलता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है बट एट ए टाइम। इसमें परफॉर्मेंस देखिए, वॉकी टॉकी होती है। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, एक ही टाइम पे एक ही लोग बोल सकता है, दोनों एक साथ बात नहीं कर सकते हैं, तो ये वॉकी टॉकी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स होता है वाई डायरेक्शनल होता है। इसमें आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, ये हाई परफॉर्मेंस होते हैं। सब में जो परफॉर्मेंस जिसकी हाई होती है वो इसी की होती है, फुल डुप्लेक्स की। ओके, तो स्विच जो रहती है, स्विच, उसमें हम फुल डुप्लेक्स का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, वेब कैम क्या होते हैं? आसान है, वेब कैम। ऑप्शन है यहाँ पर केवल इनपुट इकाई उपकरण, केवल आउटपुट इकाई उपकरण, प्रोसेसिंग उपकरण, दोनों इनपुट आउटपुट उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वेबकॉम जो होता है आपका एक कैमरा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। इसमें सिर्फ आप जो है इनपुट, मतलब जो कैमरे में दिखाई दे रहा है वही हमें मॉनिटर पर जो है आउटपुट दिखाई देगा, मतलब ये इनपुट है। इसके माध्यम से हमें किस पर दिखता है? टीवी पर या स्क्रीन पर, ये हम जो है देखते हैं। तो ये इनपुट उपकरण है केवल। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा रेफरेंसर मेन्यू टैब के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो जितनी भी टैब हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट फुटनोट, टेबल ऑफ कंटेंट या मेल मर्ज। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखिए, ये है रेफरेंस का, ये वाला आप देख रहे हो, ये रेफरेंस का है। इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर देखिए इंसर्ट कैप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट कैप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इंसर्ट नोट दिया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिया हुआ है। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन ये दिया हुआ है, कैप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ये कैप्शन है, ये इंडेक्सेस है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है, फुट नोट,
टेबल ऑफ कंटेंट, ये सभी जो है आपको रेफरेंस के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मेल मर्ज, तो ये मेलिंग के अंतर्गत देखने को मिलती है। यहाँ से आप देख रहे हो मेलिंग, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है स्टार्ट मेल मर्ज, तो ये आपको मेलिंग के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये सब में आप देख लीजिए कि देखिए फाइल में क्या क्या चीज़ें आती है, होम में, इंसर्ट में, डिजाइन में, लेआउट में, मेलिंग में, रिव्यू, रिसीव, ठीक है, व्यू, पीडीएफ एलिमेंट, इन सब में आप एक बार क्या है आपके पास हो या फिर किसी के पास हो तो उसमें एमएस वर्ड खोलना और सारे चीज़ें जो है आप इसमें नोट कर लेना कि किस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, खासकर आप देखिए ये वाली चीज़ें कर लीजिएगा, ये जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है, फुट नोट हो गए, ये बिब्लियोग्राफी हो गया, कैप्शन हो गया, इंडेक्स हो गया, टेबल ऑफ अथॉरिटी हो गया। तो यहाँ से थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि ये चीज़ें किस में है। अब देखिए यहाँ पर ये कैप्शन दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर आप देखोगे ये कैप्शन दिया हुआ है, तो कैप्शन के अंतर्गत ही जो है इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर फुट इंसर्ट फुट नोट है, तो ये फुट नोट के अंतर्गत आएगी। कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पर देखिए सीधा ही दिया हुआ है ये, तो ये आप लिख लीजिएगा, बहुत आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में। एमपीईजी का कंप्रेशन क्या स्टोर करता है? ऑप्शन यहाँ पर प्रत्येक फ्रेम के संपीड़न मान, क्रमागत फ्रेम के बीच अंतर, एक साथ कई फ्रेम के मान को स्टोर करता है, प्रत्येक फ्रेम के बहुसंपीड़ित मान को स्टोर करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्रमागत फ्रेम के बीच का अंतर जो है ये स्टोर करता है। अगला प्रश्न है एफटीपी का उपयोग जो है हम किस में करते हैं? एफटीपी का उपयोग डेटा डाउनलोड या के लिए किया जाता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हम दो तरीके से यूज करते हैं, डाउनलोडिंग, ठीक है, और अपलोडिंग, दोनों में ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग, अपलोड तो है ही है, यहाँ पर डाउनलोडिंग, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर वेब ब्राउजर पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन में पिछली बार जो क्वेश्चन था वहाँ पर नेट स्केप दिया हुआ था और ये पूछ लिया गया था ये क्या है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दी थी ब्राउजर या बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम है या अलग अलग चीज़ें। अब यहाँ पर आपको सीधा दे दिया गया है कि वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा है, तो नेट स्केप जो है इसका आंसर हो जाएगा। आईएसओ लॉन्चर ईमेल, ये जो है वेब ब्राउजर नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन को वही मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन के ऑप्शन और क्वेश्चन को क्या पूछा गया है थोड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ी होती हैं, बस शर्त है आपको रिकॉल करने की, थोड़ा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत होती है तो आपको याद हो जाती हैं, वरना आप जो है ऑप्शन गलत कर जाओगे फिर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या होते हैं, ये पूछा गया है। वैक्यूम इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आंसर हो जाएगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये तीसरी पीढ़ी के थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए फर्स्ट जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब मिले थे, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर ENIAC, UNIVAC, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी दे दिए जाते हैं कि कौन सा कंप्यूटर कौन से जनरेशन में जैसे इन्वेंट हुआ है, ठीक है, बनाया गया, तो ये आपको याद रखना है। देखिए IBM G701 EDSAC, तो ये आपको फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिले, जिसमें आपको वैक्यूम ट्यूब, ये आप देख रहे हो वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर या मैग्नेटिक टेप यूज हुआ करते थे। ठीक है, तो इनको आप याद रखना है। इसमें जो है लैंग्वेज देखिए फोर्टन, कोबोल, ये सेकंड जनरेशन में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड जनरेशन आईसी में आप देखिए IBM हो गया, ये सब जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, जिसमें पास्कल लैंग्वेज का एल्गोरिथम, बेसिक, ये सब जो है लैंग्वेज यहाँ पर जो है बनाई गई इस समय, और इसमें यूज की गई इंटीग्रेटेड सर्किट में। फोर्थ जनरेशन में VLSI जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका यूज किया गया था, बनाया गया था, और इसमें C++, DB, ASC। ये फिफ्थ जनरेशन में आप देख रहे हो यहाँ पर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस या ULSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट, इसका देखने को मिला, और इसमें जो है C++, जावा, .NET, ये सब चीज़ें देखने को मिली। IBM पेंटियम, परम जो है ये सुपर कंप्यूटर है। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस अभी तक चला आ रहा है, ये फिफ्थ जनरेशन में ही अभी तक चलती आ रही है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया था हमें तीसरी पीढ़ी, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड में टेक्स्ट को स्थानांतरण करने के लिए कौन सी फंक्शन कीज का यूज करना है,
कोई टेक्स्ट है और इसको हमें दूसरी जगह ले जाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए हम F2 का यूज़ करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको फिर से फंक्शन की बता देता हूँ सारी। F1 का आपको पता है हेल्प के लिए यूज करते हैं, F2 का जो है वो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इन सब के लिए यूज किया जाता है। F3 का ऑटो टेक्स्ट एंट्री के लिए, F4 रिपीट लास्ट एक्शन, F5 गो टू कमांड के लिए, F6 जो है आपको नेक्स्ट पैनल फ्रेम इन सब के लिए, F7 जो है आपको स्पेलिंग और ग्रामर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और F8 के लिए एक्सटेंशन इज सिलेक्शन, F अपडेट सेलेक्ट फाइल, F9 F10 मेन्यू बार, F11 नेक्स्ट फील्ड, F12 सेव एज। तो इन सभी को आपको याद रखना है, खासकर आपको F2 F2 F4 F5 F7 और F12, और ये मतलब इतना तो मतलब याद रखना ही है आपको, इन सबको याद रख लेना। ठीक है, बाकी आप पूरे कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो कहीं से भी आपको दे सकते हैं ना। तो मैं मेनली जो ज़्यादातर पूछी जाती है इन्हीं पे फोकस किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। F1 F2 F4 F7 और बात की जाए F12। ओके, अगला प्रश्न, एक प्रकार की सीरियल डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही स्प्रे डॉट्स के साथ अक्षर बनाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब वो स्प्रे करता है, जो स्याही रहती है उसमें, उसको स्प्रे के माध्यम से जो भी वहाँ पर आप प्रिंट करते हो चीज़ों को, वो जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, या बात की जाए चेन प्रिंटर, तो इसमें इंजेक्ट प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर नोटपैड में फाइल प्रिंट करने के लिए कौन सी कुंजी? कंट्रोल प्लस सी, प्लस एन प्लस पी, अल्ट प्लस पी, या अल्ट प्लस टी। तो इसमें करते हैं कंट्रोल प्लस पी का यूज। ओके, इसमें ही नहीं, आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो ना, तो कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है, इसके माध्यम से जो है प्रिंट हुआ जाता है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो कंप्यूटर में चिप यूज होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, या बात की जाए सिलिका। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आप यहाँ पर देखिए, ये वाली जो दिख रही हो ये चिप है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन। ठीक है, याद रखना है। आयरन ऑक्साइड आपको ये मैग्नेटिक टैब पे देखने को मिलती है, मैग्नेटिक टैब आते थे पहले, जो रील आती थी उनमें। ओके, तो ये थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब हम यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न है, इसमें से ये मैंने प्रीवियस ईयर का ही दिया हुआ है। 32 34 37 46 62 87 1 2 3, इसमें से बताना है गलत पद कौन सा है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे कितने का हो रहा है? ये 3 9 का। यहाँ पर आप देखोगे कितने का हो रहा है? 16 का। यहाँ पर आप देखोगे 87 62 25, और यहाँ पर 36। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए? 2 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो संख्या रहेगी, यानी ये वाली गलत है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? 33 होना चाहिए था। 33 होना, देखिए 32 33, तो इसमें 1 का अंतर आ जाएगा, और 33 और 37 में जो है 4 का अंतर आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखिए ये वाला प्रश्न है, देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे क्वेश्चनों को आपको अप्रॉक्स, इसमें नहीं, आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें अप्रॉक्स है। इसमें हमें बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी पावर क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखिए आप क्या करो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये से 4 के फॉर्म में हमें जो 4 की पावर है उस हिसाब से हमें यहाँ पर बनाना है दरअसल। देखिए 0.046, इसको दशमलव हटाऊंगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये कितने का? 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी ये 4 का क्यूब है। और ये कितने का हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 3 जीरो आएंगी ना, 1 2 3, 3 जीरो, और ये हो जाएगा 10 का क्यूब। यानी आप देखोगे ये 0.4 की पावर क्यूब हो जाएगी, इसकी वैल्यू मैंने कहा है। ठीक है, इसकी ऑलरेडी है ये 0.4। तो जब भी आपको ये बेस समान हो तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, याद रखना मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको, ये हो जाएगा हमारा 0.4 पावर 10 बराबर,
ये हमारा x है। अब इसको देखिए, आप इसको आप देखोगे, इसको मैं इधर से कर देता हूँ, 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कितने का हो जाएगा, 2 5 6, ये होता है 16 का स्क्वायर। 16 को मैं किस तरीके से 4 इंटू 4 कर सकता हूँ, ठीक है, 4 इंटू 4 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4, 4 की पावर 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, ठीक है। ऐसे ही तो है। देखिए ये इसको हमने 4 का ये पहले से स्क्वायर लगा था, तो 4 4 2, ये तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, इसकी हमने निकाली 4, 4, और यहाँ पर भी देखिए ये भी 4 है, 10 टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पर भी 0.4 की पावर 4 हो जाएगी। अब ये इस तरफ है, याद रखना ये इस तरफ है हमारा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये नीचे जाएगा इसके, तो यहाँ से मैं हटा के नहीं नीचे ले जाऊंगा। ये कितना था हमारा, 4 था। अब ये बटे में है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, यानी एक्स। तो ये माइनस की है, देखिए दोनों के बेस समान है, इनको जोड़ेंगे, यानी ये 10 है, ये माइनस का 4 है, तो 6 बचेगा। 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा यहाँ ये गड़बड़ है ना, ये 8 हो जाएगा दरअसल यहाँ पर, ये 2 लगा है ना, ये देखिए यहाँ पर ये 2 लगा हुआ है, ये यहाँ पर 2 है, तो ये 2 पावर 2 तो चलेगी, तो ये 0.4 की पावर 4 थी और 2 और लगा था यहाँ पर, इसका तो इसका हमने निकाला ये केवल केवल, तो ये 8 हो जाएगा दरअसल। तो ये 8 आएगा यहाँ पर, 2 नहीं आएगा, वो 4 नहीं आएगा, तो इसका देखिए 10 में से -8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर ये भी था, तो इसीलिए हमारा थोड़ा गलत आ रहा था आंसर, तो ये यहाँ पर था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। 23% दिया हुआ है, इतना 57 दिया हुआ है, इतना, तो इसको आप किस तरीके से करोगे कि जल्दी से जल्दी मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही आसपास वैल्यू दिए हुए हैं, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे। देखिए 23% है, 6783, इसका आप देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, या फिर इसको अप्रॉक्स वैल्यू मान के करेंगे, तो क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो अप्रॉक्स भी नहीं मान सकते हम ना, है ना, वो हम आगे देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या है, लेंदी रहते हैं, डिफिकल्ट नहीं है ये, मल्टीप्लाई करना किसी को नहीं आता, किसको आता है, सबको आता है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसका 20% निकाल लेता हूँ, इसका 20% निकाल लूँ, भाई 30% है ना, तो पहले 20% निकाल लेता हूँ, फिर 3% निकाल लूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। तो इसका 20% मतलब देखिए 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/5 हो जाएगी, 20×100। तो यहाँ से देखिए 5×5 पाँच ये 15, पचम 25, ठीक है, 5×30 और 5×30, फिर तीन, तीन का निकाल लूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना ही है। अब 3% निकालूंगा इसका मैं, तो 3% इसका निकालूंगा, तो देखिए 3×3 = 9 और 8×3 = 24, 5 से लगा 2, 21 22 23, 2 18 19 20, और 2 जीरो आ जाए, दो अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 3% है, 3% को हम ऐसे ही तो लिखेंगे 3/100। तो इसको मैं इसमें जोड़ने वाला हूँ, तो यहाँ पर तो हमारा ये कितना था, 4 9, और यहाँ पर 203, तो ये कितना हो जाएगा 9 0, और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9 10, 6 5 1, यानी इसे हम 1560 मान सकते हैं अप्रोक्स, क्योंकि 0.09 ही तो है, तो इसका हमने देखा कि 1560 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम जो है इसको अप्रोक्स मान के करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ, इतना मान लेता हूँ, 8430 मान लेता हूँ। इसका 50% निकालता हूँ पहले, फिर 7% निकालूंगा, तो 50% मतलब इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतलब 4215, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 7% निकालूंगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 7 21, हाथ से लगा 2, 7 चौक 28, 29 30, हाथ से लगा 3, 7 से 57 56 57 58 59, ठीक है, और ये आ जाएगा दशमलव यहाँ पर, तो ये 590 की कुछ वैल्यू आएगी, तो 590 यहाँ पर आ जाएगी।
5 0, ये कितना हो जाएगा 7 और एक 8 ये। अब इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर 1, इधर देखिए 48051560, यानी 5 6 3 और ये 6, यानी आप देखिए 63 65 कुछ वैल्यू आ रही है हमारी 63 65, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। इसी के आसपास जो है वैल्यू आ रही है हमारी, क्योंकि देखिए ये 6365 है, ये 6360 है, तो इसी के आसपास है, बाकी और भी कोई वैल्यू आसपास नहीं है। तो इसमें हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी थी, अप्रॉक्स, ठीक है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये हमें कभी कभी क्या है, क्वेश्चन को बस आपको लेंथी दे दिया जाता है, डिफिकल्ट नहीं होते ऐसे क्वेश्चन आपको। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ये वाला भी प्रश्न है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। ओके, इसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालनी है। 32 लिख सकता हूँ इंटू 2800, ये शायद क्वेश्चन सेंड भी किया था किसी ने शायद। और यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं किससे लगता हूँ 550 लिख सकता हूँ। हाँ, ये किसी ने सेंड किया था पिछला क्वेश्चन, शायद ये दोबारा से रिपीट हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दरअसल। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको मैं 11 या 33 कर सकता हूँ क्या, 32 ही तो है। और इसे 5, यहाँ से 5 25 और 5 30, यहाँ से आप देखिए कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, यहाँ से लगा 1 15 1 16 और 120, तो यहाँ से देखिए 8 8 2 288, यानी हमारा 284 इसी के आसपास वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लिखा भी है आपको सटीक मान की गणना नहीं करनी है, ठीक है। तो 335.01 है, तो 335 लिख सकता हूँ मैं, इनटू इसको कितना ले सकता हूँ 245 लिख सकता हूँ। भाई 244.99 है, तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ 4.99 को, और अपॉन में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितनी बार काटूंगा, 5 को 20, 5 45 और ये 11 बार, ठीक है। ये भी शायद क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए 11 या 33, इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ क्या, या फिर यहाँ से कर सकते हैं 11 चौक 44, और इसको अगर मैं 50 मान लेता हूँ 11 चौक 44, तो यहाँ पर ये कुछ कितनी बार जाएगा। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, इसको मैं 50 मान लेता हूँ और इसको 10 मान लेता हूँ, तो ये 5 बार ही जाएगा, ठीक है। तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम हो गई हो, ये वाली ज़्यादा होगी, इसे नहीं मान सकते, ऐसे नहीं मानेंगे हम, इसे हम इतना ही रहने देते हैं। और ये कितनी बार, इसको काट देते हैं 11 या 33, और यहाँ पर 11 चक, मतलब कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी कुछ इतना, ठीक है, 3.5 के कुछ आसपास वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। 4 9 इंटू 3 है, 3 नंबर 27, यहाँ से लगा 2, 3 चौक 12, 13 14, यानी 1400 के आसपास हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। 1400 से देखिए, हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें यहाँ पर 1490 वैल्यू दी है, मतलब ये 1470 के आसपास कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर इसको मैं 5 मान लूँ तो यहाँ पर हमें इतना ही वैल्यू मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 1490 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इन दोनों का अंतर निकालना है। पाई में कॉमन लूंगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इतना कर सकता हूँ। तो पाई तो मान 22/7 होता है। देखिए R1 किसको, इसका स्क्वायर करेंगे, 144 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। इसमें से माइनस करूंगा, ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 1 1, यानी 7 से में से 100 कितनी बार, 7 1 7, 17 बार जाएगा ये, ठीक है ना। 7 1 7, 4 बचेगा, 7 7 49, तो ये 17 बार। तो यहाँ से 22 इंटू 70, 17 दूने 34, 3 17 दूने 34, 35 36 37, यानी 374, यानी आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन है। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन मुझे सेंड किया था, वो मुझे कमेंट में किसी ने किया था कि शब्दकोश को आपको कौन सा वर्ड क्रम किस हिसाब से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चेंज करना, जो ABCD इस तरीके के जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उन्हीं के हिसाब से चलना है बस हमें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रोविडेंट दिया हुआ है, प्रोविड दिया हुआ है। देखिए सब में यहाँ पर देखिए PRO तक तो सब में सेम ही है यहाँ पर। उसके बाद हमें देखना है, यहाँ पर M है,
यहाँ पर एच है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल है, तो जाहिर सी बात है एच पहले आता है, तो यहाँ पर ये पहले स्थान पर आएगा। फिर देखिए एच एल एम, एल पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो दूसरे स्थान पर फिर ये वाला आ जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, तो देखिए एम एम कॉमन तक है, यहाँ पर आई आई भी कॉमन है, एस यहाँ पर है और ई एस यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है एन पहले आता है, एस बाद में आता है, तो ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा, ये चौथे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था, तीसरे स्थान पर पूछा गया था, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन। तो इस तरीके से करना है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना, आसान से प्रश्न है। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं जिनके तुरंत पहले प्रतीक है तो बाद में व्यंजन है। व्यंजन मतलब होता है वोवल, प्रतीक मतलब साइन। तो स्वर पूछे गए, देखिए स्वर हमारा एक तो ये रहा स्वर ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं 5 अंग्रेजी में। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ए ई आई ओ यू ये हो गया, बस इतना ही है ना। अब देखिए इसके पहले तुरंत प्रतीक होना चाहिए, क्या ई के पहले तुरंत प्रतीक है? नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। ए के पहले तुरंत प्रतीक है, ये भी नहीं है। यू के पहले बिल्कुल है, और बाद में व्यंजन होना चाहिए, डी है, मतलब ये वाला हमारा काम कर जाएगा। आई देखिए आई के पहले प्रतीक है, नहीं है, बाकी और कोई है नहीं, तो एक ही है, मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 7 का 24 है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा क्या कैसी चीज़ें रहेंगी। तो देखिए पहले तो हमें इसका कॉम्बिनेशन निकालना है, 7 गुणा 3 करता हूँ, 7 के 21 और प्लस 3 ऐड करूँगा तो यहाँ पर मुझे 24 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए 30 को मैं 30 से करूँगा तो ये 90 हो रहा है, फिर 3 ऐड करूँगा तो ये 93 हो रहा है, जो कि हमारा ये नहीं है। 23 इंटू 3 प्लस 3 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 6 प्लस 3, यानी यहाँ से देखिए 72 हो रहा है। हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आगे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, उपरोक्त 4 में 3 उनकी स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है, तो हमें बताना है जिसमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज, फिर एच और फिर एन, एन कहाँ है, एन ये रहा, मतलब देखिए यहाँ पर बीच बीच में इसमें 2 छोड़े हैं, इसमें 1 छोड़ा गया, समझ गए। अब इसको देख लेते हैं, आई 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 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 2 छोड़ के नहीं, फिर डॉलर साइन आना चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। फिर 9 देख लेते हैं, यहाँ पर 9 ये रहा, 9 के बाद यू आना चाहिए, यू है नहीं है, क्योंकि 9 के बाद यू आना चाहिए था और यू के बाद फिर 7 आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर होता है। बाकी आप देख सकते हो, देखिए 3 के और फिर किसके बाद डॉलर, ये वाला, तो ये तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे क्या आज, 1 2 3 4 ही क्वेश्चन आज ऐड किए। चलिए कोई नहीं, अगली वीडियो में हम 6 क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी आपका डाउट है, कुछ भी है, सवाल है कोई भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं ज़रूर उसको ऐड कर लूँगा। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो लाइक कर दिया करो यार, क्या जा रहा है आपका लाइक करने में। अच्छा पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, दिल खोल के नहीं। ओके, तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।